हेलो एवरीवन। एवरीवन नोज़ कि अभी कुछ टाइम पहले मेरी डिलीवरी हुई है एंड आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। सो आई थॉट कि अपनी प्रेगनेंसी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। जितनी भी न्यू मॉम हैं या फिर मॉम बनने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगा। सो जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, आई एम डॉक्टर शिवानी, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, और इस चैनल पर मैं बात करती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। एंडोमेट्रोसिस, एडिनोमाइसिस, पीसीओडी कंडीशन, इनफर्टिलिटी, इन सब में क्या क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो आज जो मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ माय पोस्टपार्टम ये वीडियो शूट कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मैंने कैसे कंसीव किया, नेचुरली या फिर ट्रीटमेंट लेके, तीनों ट्राइमेस्टर की जर्नी कैसी रही, मेरा डाइट प्लान क्या क्या रहा, क्या मैंने योगा एक्सरसाइज की, क्रेविंग्स के बारे में शेयर करूँगी, मूड स्विंग, स्लीप पैटर्न कैसा रहता है प्रेगनेंसी के दौरान, पूरी प्रेगनेंसी में मेरा कितना वेट गेन हुआ, ट्रैवलिंग कितना किया मैंने या कितना ट्रैवलिंग की जा सकती है, और लास्ट में मैं बात करूँगी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो कि आपको पूरी प्रेगनेंसी में लेनी चाहिए या फिर प्रेगनेंसी में जो भी प्रॉब्लम आती है उनमें कौन कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि आप ले सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा पर एंड तक ज़रूर देखें, आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। येस, ऑफ कोर्स दिस वाज अ प्लान्ड प्रेगनेंसी। सो ये प्लान्ड प्रेगनेंसी थी, मैंने नेचुरली कंसीव किया। तो जैसे कि मैं एक आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट भी हूँ तो मुझे अपनी साइकिल का बहुत अच्छे से पता है कि मेरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एक रेगुलर पैटर्न पे था। ओवुलेशन कब होता है ये मुझको अच्छे से पता था। तो उसके आसपास जब आप रिलेशन रखते हैं तो प्रेगनेंसी रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो आई कंसीव विद इन 1 मंथ ऑफ ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी। देन तीनों ट्राइमेस्टर की जर्नी मेरी कैसी रही पूरी प्रेगनेंसी। सो बाय गॉड ग्रेस मेरी प्रेगनेंसी जो थी वो बहुत ही स्मूथ थी। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें, पहले 3 महीने जो रहते हैं तो उसमें बहुत सारे पेशेंट को नॉजिया, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा रहती है, बट मुझको वॉमिटिंग बिल्कुल भी नहीं था। जब मैं ब्रश करती थी उस टाइम पर मुझको थोड़ा सा वॉमिटिंग सेंसेशन रहता था, नहीं तो मुझे पूरी प्रेगनेंसी में कोई वॉमिटिंग नहीं हुआ। अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की शिकायत है या फिर आपको हर टाइम नोज़िया रहता है तो उसके लिए आप ये आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हैं। फर्स्ट है आम पाचन वटी। आम पाचन वटी मैं हमेशा अपने बैग में रखती थी कि कभी भी अगर नोज़िया जैसा लगे तो आप ले सकते हैं, या फिर कोई भी अगर आपको डाइजेस्टिव इशू है, आपको भूख नहीं लगती है तो भी आप प्रेगनेंसी के दौरान ये टैबलेट ले सकते हैं। सेकेंड है धन्वंतरम गुलिका। वो भी अगर आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग रहता है तो उसकी भी ये टैबलेट आप ले सकते हैं। मुझे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिम्टम फील हुआ वो था ब्रेस्ट सोरनेस। ब्रेस्ट सोरनेस जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दिखाई देती है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्रेस्ट है वो आगे लैक्टेशन के लिए प्रिपेयर कर रही होती हैं, तो आपको हैवीनेस फील होगा अपने ब्रेस्ट में। सो दिस वाज द ओनली सिम्टम्स जो कि मुझे शुरू के 3 महीने में फेस हो रहा था। सेकेंड ट्राइमेस्टर की अगर हम बात करें तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी भी तरह का इशू नहीं रहा। थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें तो थर्ड ट्राइमेस्टर में जो एक सिम्टम्स मुझे बहुत ज़्यादा रहा वो है यूरिन बार बार लगना। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, यूट्रस एनलार्ज हो जाता है, बेबी का वेट बढ़ जाता है, तो आपके ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन जाना पड़ता है, और उसी वजह से जो आपकी नींद है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में एक तो आपको स्लीपिंग इशू बहुत ज़्यादा रहेगा और दूसरा आपको यूरिन बहुत ज़्यादा पास होगा। इसके अलावा मुझे पूरी प्रेगनेंसी में कोई भी अलग से सिम्टम्स या फिर कोई भी और इशू नहीं रहा। नेक्स्ट अगर मैं अपने डाइट की बात करूं कि मेरा डाइट रूटीन कैसा रहा था, तो मैं बहुत ही सिंपल डाइट लेना पसंद करती हूं। बाहर का खाना मैं यूजुअली भी बहुत कम खाती हूं और प्रेगनेंसी में भी बाहर का खाना मैंने बहुत ही कम खाया है, मीन्स ना के बराबर। अगर आपको क्रेविंग्स होती हैं बाहर के खाने की तो आप खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना खाएं क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान एसिडिटी का इशू बहुत ज़्यादा रहता है कुछ लोगों को, तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने से बचें। और हो सके जितना हो सके उतना घर पे प्रिपेयर करके फूड खाएं क्योंकि बाहर का क्या सोर्स है पता नहीं रहता है। बहुत बार ऐसे करते हैं कि जो ग्रेवी रहती है वो बहुत टाइम पुरानी रहती है, तो उससे बेटर है कि आपको जो भी खाने का मन है वो आप घर पर प्रिपेयर करें। तो मेरा जो डाइट रूटीन था, मॉर्निंग में उठ के सोक्ड नट्स लेना। नट्स में आलमंड्स थे, काजू थे, कैशू और वॉलनट्स थे। ये सब आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, स्पेशली अगर समर सीज़न है तो। समर सीज़न में इनकी क्वांटिटी थोड़ी लिमिटेड रखें, अगर विंटर का सीज़न है तो थोड़ा ज़्यादा आप ले सकते हैं। तो सोक्ड नट्स में लेती थी, उसके बाद में 1 ग्लास मिल्क में लेती थी और उसके साथ में यही जो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना के रखा हुआ था वो मैं लेती थी। मैंने अलग से कोई भी प्रोटीन पाउडर नहीं लिया है, बट अगर आपको ड्राई फ्रूट्स का पाउडर दूध में डाल के नहीं अच्छा लगता है तो आप प्रोटीन पाउडर भी ले सकते हैं। टिल 7 मंथ मैंने ये ड्राई फ्रूट पाउडर लिया दूध के साथ में, और
आफ्टर 7 मंथ मैंने स्टार्ट किया फलघृत। फलघृत एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए भी हेल्प करती है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी हेल्प करती है। तो आफ्टर 7 मंथ आप भी मिल्क के साथ में फलघृत ले सकते हैं। उसके साथ में ब्रेकफास्ट में मैं सिंपल पराठा या वेजिटेबल पराठा, पोहा है यूजुअली ये लेती थी, बॉइल्ड स्प्राउट्स लेती थी कभी कभी। आपको जो भी ब्रेकफास्ट में पसंद है आप उसके हिसाब से भी ले सकते हैं। बस ध्यान रखें ब्रेकफास्ट हमेशा गर्म लें, लाइट लें, ताकि बहुत ज़्यादा हैवी ना हो। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, एक तो एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है कुछ लोगों को, तो वो इशू आपको ना हो और बहुत ज़्यादा हैवीनेस ना लगे, तो ब्रेकफास्ट लाइट रखें। उसके बाद में 11 o'clock सीजनल फ्रूट में लेती थी, तो सीज़न के हिसाब से आपके प्रेगनेंसी के दौरान जो भी फ्रूट चल रहा है वो आप ले सकते हैं। जैसे एप्पल है, बनाना है, ऑरेंजेस हैं, वाटरमेलन है। जितने भी जो इसमें जो पानी है वो ज़्यादा रहता है तो वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए भी अच्छा है। जैसे कि वाटरमेलन रहता है, मस्क मेलन रहता है, ये काफ़ी अच्छे रहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। कोकोनट वाटर जो है वो यूजुअली मैं लेती थी, तो कोकोनट वाटर आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है प्रेगनेंसी के दौरान। ये जो आपका अंदर एमनियोटिक फ्लूइड रहता है उसको भी बढ़ाने में हेल्प करता है। तो स्पेशली अगर आपको लेस एमनियोटिक फ्लूइड की प्रॉब्लम है तो कोकोनट वाटर ज़रूर लें। उसके बाद में अगर लंच की बात करें तो लंच में सिंपल दाल, कोई भी एक सब्जी, रोटी, चावल, बटर मिल्क, ये मेरे फूड में रहता था। बटर मिल्क ज़रूर लें क्योंकि बटर मिल्क डाइजेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इवनिंग स्नैक्स की बात करूं तो अगेन इवनिंग स्नैक्स में बहुत लाइट लेती थी, जैसे कि मखाने हैं वो रोस्ट करके आप ले सकते हैं। नाइट के फूड की बात करूं तो नाइट के फूड में बहुत ही सिंपल मैं लेती थी, जैसे खिचड़ी है या फिर दाल चावल है या फिर बहुत ही लाइट डाइजेस्टेड वेजिटेबल्स जो होती हैं, जैसे कि तोरी है, लौकी की सब्ज़ी है, वो मैं रात के खाने में लेती थी। रात का खाना जितना हो सके उतना थोड़ा जल्दी खाएं ताकि आपके रात के खाने में और सोने में थोड़ा सा गैप रहे, तो आपका खाना जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो सकता है। तो इस तरह का मेरा डाइट रूटीन था प्रेगनेंसी के दौरान। टी और कॉफ़ी की अगर बात करूं तो मैंने तो अपनी प्रेगनेंसी में कम्प्लीटली अवॉइड किया हुआ था टी और कॉफ़ी। मैं वैसे भी इतनी बहुत ज़्यादा हैबिचुअल नहीं हूं टी और कॉफ़ी की, बट अगर आपको टी और कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा आदत है तो क्योंकि कॉफ़ी और टी में कैफ़ीन होता है, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो आपको लिमिटेड रखनी चाहिए। दिन में 1 कप टी या 1 कप कॉफ़ी से ज़्यादा बिल्कुल ना लें। नेक्स्ट एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो मैं क्योंकि यूजुअली भी योगा करती हूं, तो प्रेगनेंसी के दौरान भी मैंने एक्सरसाइज योगा कंटिन्यू रखा। शुरू के फर्स्ट 3 मंथ में मैंने सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मुद्राएं प्रैक्टिस की। सेकेंड ट्राइमेस्टर से आफ्टर 3 मंथ्स के बाद में जितने भी स्ट्रेचिंग वगैरह है वो मैंने स्टार्ट की और जितने भी योगा वगैरह रहते हैं वो मैंने स्टार्ट किए थे। आपने अगर पहले योगा नहीं किया है, सिर्फ प्रेगनेंसी में स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान रखें पहले इजी योगा से स्टार्ट करें, एकदम से हैवी योगा कोई भी ना करें। और अगर पॉसिबल हो तो एक गाइडेंस लेकर आप योगा या फिर एक्सरसाइज करें। और क्योंकि बहुत सारी कुछ ऐसी कंडीशन भी होती हैं जिसमें आपको कंप्लीट बेड रेस्ट बोला जाता है या फिर आपको कुछ योगास करने के लिए मना किया जाता है। जैसे कि अगर आपको सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की प्रॉब्लम है, इट मीन्स जो सर्विक्स है वो जल्दी ओपन होने लगती है, तो उन कंडीशन में आपको एक्सरसाइज नहीं करना है। एक्सरसाइज योगा करने से पहले आप अपने गायनेक से ज़रूर कंसल्ट करें कि आप कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। और उसके लिए आप गर्भ संस्कार के क्लासेस आते हैं वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में खुद भी गर्भ संस्कार फॉलो किया है। मैं यूजुअली पेशेंट्स को भी गर्भ संस्कार फॉलो करने के लिए बोलती हूँ। अपनी प्रेगनेंसी में भी मैंने पूरा जो गर्भ संस्कार रहता है वो फॉलो किया है। गर्भ संस्कार जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा है और बच्चे की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। कुछ लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि गर्भ संस्कार जो है वो सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं है। गर्भ संस्कार के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। डाइट और एक्सरसाइज तो रहता ही है, उसके साथ साथ में म्यूज़िक थेरेपी है वो रहती है। बच्चे के साथ आपको कैसे बात करनी है, किस टाइम से आपको बच्चे के साथ में बात करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी बताई जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वेट गेन की। पूरी प्रेगनेंसी में मैंने कितना वेट गेन किया। प्री प्रेगनेंसी मेरा जो वेट था वो 49 kg था और टिल लास्ट ट्राइमेस्टर जो मेरा वेट था वो 60 kg तक पहुंच गया था। टोटल 11 kg मैंने अपनी प्रेगनेंसी में वेट गेन किया। वेट कितना गेन होना चाहिए ये डिपेंड करता है आपके BMI के ऊपर। आपका BMI कितना है, 11 से 18 kg तक आप वेट गेन कर सकते हैं। बट अगर आपका BMI बहुत ज़्यादा है तो कम अगर वेट गेन किया है तो वो भी चलता है। वो पूरा डिपेंड करता है आपके BMI के ऊपर और दूसरा आप कितने एक्टिव हैं उसके ऊपर भी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, होल प्रेगनेंसी में पूरे टाइम एक्टिव थी। इवन टिल लास्ट डेट ऑफ माई
डिलीवरी मैंने दूसरे पेशेंट्स की भी डिलीवरी कराई हैं। जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं इंस्टा पे या फिर यूट्यूब पे, उन्होंने देखा होगा, क्योंकि मैं डिलीवरी के पोस्ट अक्सर डालती रहती हूँ कि मैंने अपने लास्ट टाइमेस्टर इवन लास्ट वीक तक मैंने पेशेंट्स की डिलीवरी कराई हैं। तो आप कितने एक्टिव रहते हैं पूरी प्रेगनेंसी में, वो भी डिपेंड करता है कि आपका कितना वेट गेन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रैवलिंग की। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में कितना ट्रैवल किया है। सो यूजुअली शुरू के 3 महीने में ट्रैवलिंग अवॉइड की जाती है। वो क्यों अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ का रास्ता कैसा है, आप किस चीज़ से जा रहे हैं। मैं एक मेडिकल कॉलेज में वर्क करती हूँ एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर भी, तो मैं लेक्चर लेने के लिए भी जाती हूँ, जो कि मेरी प्लेस से अराउंड 80 किलोमीटर दूर है। मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी, शुरू के 3 महीने में भी इतनी ट्रैवलिंग की है, बट मैं अपने व्हीकल से जाती थी, अपनी कार से जाती थी। दूसरा जो रोड थी वो बहुत ही स्मूथ थी, जिसकी वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है। तो आपको देखना है कि आपकी डिस्टेंस कितनी है, आप किस चीज़ से जा रहे हैं। बस वगैरह अवॉइड करें। अगर आपका अपना व्हीकल है तो आप उससे ट्रैवल कर सकते हैं, कार वगैरह से ट्रैवल कर सकते हैं, अगर जो रोड वगैरह है वो स्मूथ है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने इतना ट्रैवल किया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने के बाद में मुझको अहमदाबाद भी जाना पड़ा था, जो कि हमारे यहाँ से करीब 500 किलोमीटर पड़ता है, तो उतना भी मैंने ट्रैवल किया है। इवन दो जो मेरा प्लेसेंटा था वो स्टार्टिंग में लो लाइन दिखा रहा था, जिसकी वजह से पेशेंट्स को ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की कंप्लेन हो सकती है, बट मुझको उस टाइम पे कोई ब्लीडिंग या स्पॉटिंग नहीं था। दूसरा मैंने तभी एंटी स्कैन कराया था, उसमें जो मेरी सर्वाइकल लेंथ थी वो काफ़ी अच्छी थी, जिस वजह से मैंने उतना दूर ट्रैवल भी किया। तो आप अपनी कंडीशन को देख के अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही ट्रैवल करें। सेकंड कि आप खुद ड्राइव कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं ड्राइविंग में तो आप कर सकते हैं, बट अगर आप उतने कंफर्टेबल नहीं हैं, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम गाड़ी में बैठते हैं तो हमको नॉजिया वॉमिटिंग जैसा फील होता है, तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं तो आप ड्राइव मत कीजिए, आप अपने साथ कोई भी ड्राइवर रखिए। अगर आप लॉन्ग रूट के लिए जा रहे हैं तो कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, इट मीन्स बीच बीच में पानी ज़रूर पिएं। सेकेंड थिंग, थोड़े थोड़े टाइम पे ब्रेक ज़रूर लेते रहें, ताकि आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा थकान ना लगे। जितना आपकी बॉडी परमिट करती है उतना ही ट्रैवल करें, ज़्यादा फोर्सफुली ट्रैवल ना करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेच मार्क्स की। जो पेशेंट्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन करते हैं इस बात की कि मुझे प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स ना आ जाएं, और फिर अगर स्ट्रेच मार्क्स एक बार आ गए तो फिर वो जाते नहीं हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 5th मंथ से ही आपको अपने एब्डोमेन पे अप्लाई करना है शतधौत घृत। तो शतधौत घृत क्रीम अवेलेबल है, आयुर्वेदिक क्रीम है। अगर आप ये अपने एब्डोमेन एरिया पर लगाएंगे, पेट के ऊपर लगाएंगे, तो आपकी जो स्किन है वो स्मूथ रहेगी, क्योंकि ये स्ट्रेच मार्क्स मेनली जो स्किन रहती है जब वो ज़्यादा खिंचती है तो उसकी वजह से आता है। दूसरा कुछ हार्मोनल चेंजेस रहते हैं उस वजह से आता है। तो आप अपनी बॉडी को, स्किन को जितना हाइड्रेटेड रखेंगे उतना ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। अगर आपको शतधौत घृत क्रीम नहीं मिल रही है तो आप क्या कर सकते हैं, मक्खन सबके घर में रहता है, तो आप उस मक्खन को, बटर को अप्लाई कर सकते हैं। वो भी काम करता है एज ए स्किन टोन के लिए, और वो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करके रखेगा और आपको स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएंगे। बट आपको ये करना है 5th मंथ से ही, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे जो एब्डोमेन की स्किन है वो स्ट्रेच होने लगती है। तो अगर आप तब से ये चीज़ फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी स्ट्रेच मार्क नहीं आएगा। मुझे भी मेरी प्रेगनेंसी में कोई भी स्ट्रेच मार्क नहीं आए, क्योंकि मैंने 5th मंथ से ही जो शतधौत घृत क्रीम है वो अप्लाई करना शुरू किया था। स्लीपिंग इशू की अगर हम बात करें तो 8th मंथ से आपको बहुत ज़्यादा स्लीपिंग इशू होंगे। आपका यूट्रस एनलार्ज होने की वजह से, बेबी का वेट बढ़ जाने की वजह से आपके ब्लैडर पर प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन जाना पड़ेगा, बार बार आपको यूरिन जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगी। अब क्योंकि आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो आपके लिए ये फीलिंग थोड़ी सी न्यू है, जिसकी वजह से आप थोड़े से इरिटेटेड हो सकते हैं, बट आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल वरी मत होइए, ये एक नॉर्मल है और नेचुरल प्रोसेस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी की प्रेगनेंसी के दौरान। ऑफ कोर्स बॉडी में इतने सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, यूट्रस एनलार्ज हो रहा होता है, और भी बहुत सारी डिफ़िकल्टी हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान आप फेस कर सकते हैं। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एंजाइटी या फिर स्ट्रेस हो सकता है। उसको कम करने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप मेडिटेशन ज़रूर करें। दूसरा, आपको जिस भी काम में इंटरेस्ट है वो आप ज़रूर करें, उस एक्टिविटी को ज़रूर करें, ताकि आपका जो मन है वो एकदम खुश रहे।
थर्ड, म्यूज़िक ज़रूर सुने। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके मूड को एकदम चेंज कर देती है, तो म्यूज़िक ज़रूर सुने प्रेगनेंसी में। उसका एक बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है आपके ऊपर भी और आपके बच्चे के ऊपर भी। म्यूज़िक में आप जैसे कि भगवान के भजन हैं वो सुन सकते हैं। मैं अपनी प्रेगनेंसी में जैसे कृष्ण के भजन थे वो सुनती थी, और भी बहुत सारे मंत्र वगैरह आते हैं जैसे गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, वो आप सुन सकते हैं जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट देते हैं। उसी के साथ-साथ में आप महापुरुषों की कथाएँ सुन सकते हैं, किसी भी महापुरुष के बारे में जान सकते हैं, रामायण देख सकते हैं, जिससे आपके और आपके बच्चे दोनों के ऊपर पॉजिटिव इफ़ेक्ट रहेगा। इवन ये सारी चीज़ें भी गर्भ संस्कार में कराई जाती हैं। लास्ट अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन की। कौन कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि आप अपनी प्रेगनेंसी में ले सकते हैं और वो हेल्दी प्रेगनेंसी में हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले आते हैं मासानुमासिक टैबलेट। मासानुमासिक टैबलेट मंथ वाइज टैबलेट रहती है जो कि आप फर्स्ट मंथ से, यानी कि जब आप ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने का, तब से आप ले सकते हैं। टिल 9 मंथ वो मेडिसिन आप ले सकते हैं। अगर आपको वॉमिटिंग वगैरह की प्रॉब्लम रहती है तो आप उसके लिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आमपाचन-वटी या फिर धन्वंतरम गुलिका ले सकते हैं। अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो उसके लिए अगेन आप आमपाचन-वटी ले सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो उसके लिए आप धात्री लोह टैबलेट ले सकते हैं, या फिर दाढ़ी मादी घृत आता है वो आप ले सकते हैं। अगर आपको मॉडर्न की आयरन टैबलेट लेके कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो रहा है तो उसकी जगह पर अगर आप ये आयुर्वेदिक मेडिसिन लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 7 मंथ के बाद आप फलघृत स्टार्ट कीजिए। फलघृत बेबी की ग्रोथ के लिए भी अच्छा रहता है और वो नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प करता है। 9 मंथ से मैंने खुद मात्रा बस्ती स्टार्ट किया था। आप भी 9th मंथ से मात्रा बस्ती स्टार्ट कर सकते हैं। मात्रा बस्ती जो है वो एनल रूट में ऑयल दिया जाता है जो कि आपका मेनली वात को बैलेंस रखने में हेल्प करता है। तो नॉर्मल डिलीवरी में क्या है, जो वात दोष है वो आपका बैलेंस होना चाहिए, जिसकी वजह से जो नॉर्मल लेबर है वो आसानी से हो सकता है। तो अगर आप मात्रा बस्ती लेंगे 9 मंथ से तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन थी और आयुर्वेदिक प्रोसीजर जो कि आपके प्रेगनेंसी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। एंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको अपनी प्रेगनेंसी में ये 3 चीज़ अवॉइड करनी है: हरी, वरी एंड करी। हरी, कुछ भी चीज़ जल्दी जल्दी नहीं करना है। वरी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एंड करी, जितना हो सके आउटसाइड फूड अवॉइड करें। और ये तीनों ही चीज़ मैंने फॉलो की है। एंड लास्ट, कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई या सिजेरियन से हुई, उसके लिए स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी अपनी पोस्टपार्टम रूटीन के बारे में और पोस्टपार्टम डाइट के बारे में। सो स्टे ट्यून। शेयर ज़रूर करें, जो भी न्यू मॉम है, मॉम बन गए हैं, अभी रिसेंट बने हैं, उनके साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की, बिकॉज हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ।